गोल्ड मेडल वाली बहू। सपना के पिता एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी, शाबाश, ये ले कर रुपया, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी? हाँ, अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है। लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ, सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी, का पता नहीं, का हो गया? हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी, आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहाँ शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना। शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी, हम लोग तैयार हैं, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है, लेकिन लट के मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा हमें? कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर शकल पर 12 क्यों बजे हैं, बताओगी? देखो माँ, आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा, मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे। फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान है? पापा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है, जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं है मेरे पास, समझे? कुछ नहीं दूंगी। शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा, वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू, जो कि कल्ले का बेटा था, उसे जानती थी। वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, तो कल मैं उन लोगों को बुला लूं? पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है। बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ, कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं, पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो। ना ना, हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती।
और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है। ससुराल में। ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फैलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं। ये मेडल है, मैंने जीता है, पता है, हॉकी में। बड़ा मैदान, बहुत से लोग, 2 टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है, लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या हो गया? काहे गला फाड़ रहे हो? माँ, ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात? बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू, घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है, जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है। तीन सालियां। कोई भी समझदार सीधा सादा इंसान शादी करता है तो लड़की देखता है, उसके गुण परिवार देखता है। लेकिन क्या हो अगर शादी की जाए लड़की की बहनें देखकर? देखिए जरा। तुम्हारे तो बड़े ठाट चल रहे, एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ 3 साली। ऐसा नसीब तो बहुत कम लोगों का होता है भाई। वही तो, पूरा दिन ऐसे ही मजे में निकल जाता होगा, दिन में साली, रात को घरवाली। हमको तो तुमसे जलन होने लगी है यार, जिंदगी हो तो तेरे जैसी। अच्छा, इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी कर लो शादी, ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसकी 3-4 बहनें हो। अरे अब कहाँ, हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, तेरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता होगा। तेरी सालियां हर वक्त जीजा जी कहकर तितलियों की तरह तेरे आसपास जो मंडराती रहती होगी। ये तो सच कहा। तुम लोगों ने शादी वाले दिन नहीं देखा, वो तीनों मेरा किस तरह ख्याल रख रही थी, मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यार लग रहा था जैसे एक नहीं 4-4 शादी कर रहा हूँ।
पति की ये सारी बातें पत्नी सुन लेती है। अच्छा, तो इसको मेरी बहनों के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। कैसा पति है, मन करता है कि इसको अभी जाकर बताऊं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे और मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना बड़ा घर है। पर कोई ना। अगले दिन जीजा जी, दीदी, आप दोनों यहाँ? कितने दिनों बाद आप दोनों का इस घर में आना हुआ है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी साली ने बोल दिया है तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा। ये लो तुम सब के लिए तोहफे। और बताओ कहाँ चलना है सबको घूमने के लिए? जीजा जी, आप ना दुनिया के बेस्ट जीजा जी हो। अरे आप तुम तीनों अपनी बहन और जीजा जी से वहीं सारी बातें करोगी या उन्हें अंदर भी बिठाओगी? जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अंदर आइए जीजा जी, बाहर क्यों हैं आप? पति पत्नी दोनों माँ से मिलते हैं और सालियाँ अपना तोहफा देखती है। जीजा जी, ये क्या है? ये सैंडल्स तो मेरे पास पहले से ही है। मुझे तो नेकलेस चाहिए था। अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी मार्केट जाकर बदलवा कर आते हैं। नेकलेस भी ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। क्या सच्ची जीजा जी? जीजा जी, जीजा जी, प्यारे प्यारे जीजा जी। अरे ठीक है, चलो तुम अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा दिलवाता हूँ। अरे जमाई जी रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं सासू माँ, इसकी जरूरत है। ये मेरी साली साहिबा है, इनका हुक्म सर आंखों पर। माँ सही बोल रही हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इनके पास वैसे भी बहुत सामान है। ये लोग वहाँ जाकर सिर्फ आपके पैसे खर्चेंगे। अरे तो क्या हुआ, ये उनका हक है। वैसे भी तो साली होती ही है आधी घरवाली। जमाई जी क्या मतलब? देखिए, ये तीनों मेरी सालियां हैं और साली भी तो आधी घरवाली होती है, तो हक तो इनका भी बनता है ना। क्यों बीवी साहिबा? पति के रंगीन मिजाज का तो बीवी को पता होता ही है, लेकिन पैसे वाले पति को कहती भी क्या। हाँ सही बात है। अरे माँ कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहे थे, आप लोग जाइए। ऐसे ही पति अपनी 3-3 सालियों को खूब मजे करवाता, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाता, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी खाने पर और कभी घूमने। लेकिन एक दिन, जीजा जी वहाँ चलते हैं ना, लगता है कोई नई दुकान खुली है, एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। पति जैसे ही उस दुकान में घुसता है, उसे अपनी बीवी दिखती है, वो भी किसी लड़की के साथ हाथ पकड़े हुए। अरे दीदी, तुम यहाँ? और ये कौन है? अरे सलोनी, तुम्हें भी मार्केट आना था, मुझे बता देती। हम लोग भी मार्केट आए थे, तुम भी हमारे साथ चली आती। और ये कौन है? मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ आई होगी, लेकिन तुम्हारे तो रंग ढंग ही कुछ और दिख रहे हैं। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ और सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ, इसलिए बस अब मैं घर ही जा रही थी, चलती हूँ, ओके बाय। ये बोलकर पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। शाम को कौन था वो जिसके साथ आज तुम शॉपिंग पे गई थी? और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे चाल चलन ऐसे होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैंने बताया तो सही, स्कूल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ओवर रिएक्ट मत करो। हाँ झूठ मत बोलो, फ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड? क्योंकि मैंने आज तक किसी को फ्रेंड का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते नहीं देखा। नाक कटा कर रख दी मेरी। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहनों के साथ मार्केट जा रहे हो? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे शॉपिंग करने गया था, और बोल तो ऐसे रही हो जैसे जानती ही नहीं। और वैसे भी बात बदलने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कौन है वो और कब से चल रहा है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम पहले उससे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कभी उससे ब्रेकअप किया ही नहीं था। बस खुश, और बोलो क्या सुनना है? वो तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उससे मेरी शादी नहीं होने दी, वरना तो क्या? हाँ,
वरना तो क्या। कितनी बेशर्म औरत हो, अपने पति के होते हुए किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से कर लेती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि पैसों के लिए मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े पैसे वाले घर में कराना चाहती थी, इसलिए। क्या तुमने मुझसे बस मेरे पैसों के लिए शादी की? कितनी सेल्फिश हो। अरे शादी दो आत्माओं का मेल होता है, पवित्र रिश्ता। लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? इतना शौक क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मुझसे शादी मेरी बहनों को देखकर ही की ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानती ही हो ये बात सामने आने पर बेइज्जती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होगी। तो बेहतर यही होगा कि जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। पति बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन पर साले का फोन आता है। देखो, तुमने तो मेरी बहनों का नाम भी BV1 BV2 के नाम से सेव किया है। अरे वो तो साली आदि। वो बोल ही रहा होता है कि बीवी जोर से चिल्ला देती है, बस करो। अगर तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आई ना तो कभी नहीं आएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, वो मेरा दोस्त नहीं दूर का भाई था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था, लेकिन लगता है कि। ये बोलकर बीवी चुप हो जाती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देख सकता हूँ, सॉरी। बिजली चोर बहू। कहते हैं ना, बच्चों में संस्कार माँ बाप से ही आते हैं। पारुल की शादी के पहले से ही उसके मायके में अंधेरा होने से पहले। पारुल कहाँ है? जल्दी से स्टूल लेकर आ जा बेटा, वो तार भी ले आना, जल्दी कर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कोई लाइट बंद कर रहा होता है तो कोई पंखा। पापा, मैंने सब रख दिया है और भाई और माँ ने सब बंद कर दिया है। आप जल्दी से पड़ोसियों के घर के बिजली की तार इस तार में लगा दीजिए। पिताजी वैसा ही करते हैं और जल्दी से सारे घर के लाइट के कनेक्शन पड़ोस के घर से आने लगते हैं। शुक्र है भगवान का कि 20 साल से बिजली का खर्चा पड़ोसी कर रहा है और उसे पता भी नहीं। चलो बच्चों, सारे घर की लाइट जला दो, रोशनी से नहा लेना चाहिए घर। बस सब फिर से काम पर लग जाते हैं। कोई लैपटॉप पर काम करता है तो कोई मोबाइल चार्ज, तो माँ इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना और पिता आराम से सोफे पर लेटकर टीवी के मजे लेते हैं। पापा कितने समझदार है ना माँ, इस तरह हम लोगों के घर का बिजली का बिल का खर्च तो 0 है, 0। वही पड़ोस के घर। न जाने क्यों शाम होते ही हम लोगों के घर की बत्ती कम हो जाती है और पड़ोसियों का मकान झगमगा जाता है। सब देश के राजनेताओं की गलती है जी, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। ये नेता ना किसी के सगे नहीं है। देखिए, अगली बार तो हम लोग दूसरी पार्टी को ही वोट देंगे। अरे वो तो पिछली बार भी किया था। 20 साल से 4 सरकार बदल चुके हैं हम लोग, लेकिन बिजली की समस्या वहीं की वहीं है। तुम गलना भाभी से पूछना किस सरकार को वोट देते हैं जो शाम होते ही घर बिजली से नहा लेता है। अरे बहुत ही शरीफ लोग हैं, बेटी पारुल और बेटा हिमांशु। भाई साहब भी बिल्कुल उसूलों के पक्के इंसान है। ये चमक तो लगता है उनकी सच्चाई और नेक दिली की है। हाँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मक्कार हूँ, बेईमान हूँ, जो घर की चमक शाम होते ही कम हो जाती है? हैं? बड़ी आई भाई साहब की तारीफ करने वाली। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। बीवी वहां से चली जाती है। अगले रोज पारुल को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे पारुल बेटी, क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर, जरा बतलाओ तो। बहन जी, जो सबसे बड़ा गुण है ना वो तो है बचत का। मेरी बेटी बचत में उस्ताद है, अपने लिए जागरूक है, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना उसे अच्छे से आता है। हक की लड़ाई? अरे कल को मुझसे ही ना लड़ने लग जाए। नहीं, हक की लड़ाई समाज में
उनके कहने का मतलब है कि मुझे समाज सेवा का शौक है। खैर, सास पारुल के गुणों से इम्प्रेस हो जाती है और पारुल की शादी राज से हो जाती है। शादी के 1 महीने बाद। माँ ये देख तो बिजली का बिल। अरे कितना आ गया? इस बार भी बजट बिगड़ेगा क्या ये बिजली के बिल के चक्कर में? माँ देख तो, बिजली का बिल सिर्फ 200 रुपया आया है। हैं? ये कैसे हो सकता है बेटा? एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल सब तो चल रहा है, फिर कैसे बिजली का बिल कम आ रहा है? जा जरा बिजली विभाग में दिखा कर तो आ। तभी वहां पारुल आ जाती है। हद है माँ जी, लोग उन लोगों के पास जाते हैं कि हम लोगों का बिल बढ़कर आया है, आप जाओगी कि कम आया है? अरे हंसेंगे सब आप लोगों पर। अरे बचत ही की है ना हम लोगों ने। चलिए। हाँ माँ, पारुल सही तो बोल रही है। सारा दिन पारुल को मैंने गर्मी में बैठे हुए देखा है। हाँ, क्योंकि पूरी रात एसी चलता है ना। अरे दिन का तो मुझे पता नहीं, मेरा तो मंदिर और सत्संग का ही वक्त निकल जाता है, लेकिन रात को तो मैं टीवी भी देखती हूँ, मोबाइल भी चार्ज करती हूँ और तो और कमरे का एसी भी चलाती हूँ। ऐसे में 200 रुपए बिल कुछ पच नहीं रहा। अरे माँ जी, पचाने के लिए मैं हूं ना, आज चूरन डालकर पराठे बना देती हूँ। बात आई गई हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि शाम होते ही पारुल पड़ोस के घर से बिजली चोरी करती है। एक रोज पारुल रिक्शे में बैठकर सास के साथ बाजार जा रही थी कि सड़क पर गड्ढा होने के कारण रिक्शे से गिर जाती है। अरे देखो देखो, मेरी बहू गिर गई। अरे कोई है क्या? बचाओ मेरी बहू को। किसी तरह सब मिलकर पारुल को उठाते हैं। ये सड़क कौन है एमएलए? हाँ, मैं अभी ट्वीट करती हूँ इस सड़क की फोटो खींचकर। अरे सड़क सुधारने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टैक्स देते हैं हम। वो रिक्शा वाला कहाँ गया? कहाँ है वो? माफ कर दीजिए मैडम, वो रास्ते में अंधेरा था तो गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वाह जी वाह, ये स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। मैं अभी एमएलए को बोलती हूँ। बहू मंत्री के पास जाती है। अरे मैडम, ये तो बिजली विभाग की गलती है कि वो सड़क की बिजली क्यों काट रहे हैं। जाइए बिजली विभाग में कंप्लेन करिए। पता क्या है वहाँ का? शास्त्री भवन, कमरा नंबर 503। बहू अगले दिन शास्त्री भवन जाती है। कमरे नंबर 503 में जहाँ बैठा अधिकारी बहुत ही खड्डूस होता है। हाँ, ये टूटी फूटी महिला कौन है? ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, बिजली विभाग का दफ्तर है, समझी? अरे तो मैं आपकी शिकायत लेकर आई हूँ। अम्बेडकर मार्ग की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। कल मेरा रिक्शा गड्ढे में गिर गया जिससे मुझे ये चोट आई है, समझे? इससे पहले कि कोई और गिरे, पहले तो लाइट लगाइए, और दूसरा लाइट क्यों नहीं है इसका कारण बताइए। अधिकारी को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वाह वाह वाह, अब आम जनता दफ्तर में घुसकर सवाल करेगी। अरे रमेश, जरा मैडम के घर का एड्रेस लेकर इनकी हिस्ट्री तो निकालो, अभी दे देते हैं इनके सवाल का जवाब। हाँ मैडम जी, पहले तो अपना नाम और पता लिखिए इस कागज पर, फिर आपको देते हैं जवाब कि वहाँ बत्ती क्यों नहीं थी। बहू सारा लेखा जोखा कागज पर लिखकर चली जाती है। अगले रोज, बहू शाम के वक्त कौन आ गया, जरा देख तो। सामने बिजली विभाग के लोग खड़े होते हैं। अरे माँ जी, वही लोग आए हैं जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। माफी मांगने आए हैं क्या? नहीं, यहाँ छापा पड़ा है। आपके घर की तार पड़ोसी के घर पर लगी है। अब तो आप चलिए जेल। बहुत सवाल कर रही थी ना, जवाब वहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस वो गलती से। ये बोलकर पारुल रोने लगती है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हो गया? माफ कर देना, माफी मांगने आए हैं, तू क्यों रो रही है? वाह जी वाह, बहू शेर, सास सवा शेर। आप भी चलिए। चलिए? कहाँ चलिए? क्यों चलिए? एक तो आप लोगों की गलती से मेरी बहू गिर गई। शांत हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। पर सास कहाँ चुप होने वाली थी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ऊपर से चलिए चलिए लगा रखा है। तभी वहां पारुल का पति भी आ जाता है। पारुल उसे देखकर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ पारुल, रो क्यों रही हो? और कौन है ये लोग? पारुल पति को सारी बात बता देती है।
देखिए, अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और पारुल, सच कहो तो तुम जैसे लोगों के कारण ही देश का बिजली विभाग घाटे में रहता है। बिजली बचाना सरकार कहती है, लेकिन तुम तो बिजली चोर निकली। और देखो, तुम्हें चोट भी बिजली की कमी के कारण ही लगी। अब माफी मांगो इन लोगों से। मेरी समझ में बात आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी बिजली चोरी नहीं करूंगी और सरकार के बिजली बचाओ अभियान का हिस्सा बनूंगी। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ, मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ, इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ, माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ, वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों?
किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ। सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और अब क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ। करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ। आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है, पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है।
कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि... दिन बीतते हैं और एक दिन... निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रीतू को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रीतू एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी। बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और ऋतु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है। यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना ऋतु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ। खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना, ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। ऋतु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन ऋतु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ ऋतु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं। मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। ऋतु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ऋतु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी ऋतु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता
कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं। आठ फेरों का आठवां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर की कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज़्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर ज़रूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। ज़रा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे? और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहाँ से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फ़ोटो दिखाई है। संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार होना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो? अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए। इनसे मिलिए, ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ। वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहाँ बोल पड़ी? हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात पर विश्वास करते हैं कि घर के लड़कियां घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना भाई साहब, आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना? शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग, अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं, क्यों भैया? भाई, हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे। सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज़ हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय हो गया है, अब कन्या अपने वर से 7 वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाएं तो मुझे भी ले जाएंगे। आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होगी।
हर ज़रूरी बात में मेरी भी राय लेंगे। आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे। आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध नहीं बांधेंगे। ये 7 वचन पूरे हुए। वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मंजूर है? जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया। तो इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। 1 मिनट पंडित जी, अभी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, तो पति के अलावा मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूँगी। अब कहो बेटी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आज़ादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। स्वाति की बात सुनकर उसके सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? रानी बन के रहोगी तुम तो। वचन देने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से वहाँ मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए, इस कारण स्वाति के सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? हमें मंजूर है बेटा तुम्हारी शर्त। स्वाति अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है। अब से हर शादी में मैं खुद 8 वचन दिलवाऊंगा। ओम मंगलम मंगलम मंगलम। गंवार जिठानी मॉडर्न देवरानी। अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है, तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखी है ना, कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया, आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है। वो रोंधे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी, जो कि पूरी देहाती थी, ए राकेश उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा, तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब
अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो साड़ी। वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीवी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभालें और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो, बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी है आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गांव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता है। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस, यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ। अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा? अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीवी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है।
बहू अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी। और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है। मंदिर की आत्मा। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था। इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है, जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्मा है जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं। क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे, मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा, जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है। आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। अरे कैसे इलाज करवाऊं, अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी। बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को। अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चच्चा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। और मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं, ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चच्चा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूँ शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता,
ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती, तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली है। ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहाँ मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से, मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए। पति आया रास्ते पर। इनकी ये आदत मेरी मुसीबत बन गई है। 1 घंटे पहले बताएंगी दोस्त आ रहे हैं खाने पर, और फरमाइश मटर पनीर, गाजर का हलवा, पराठे। पहले भागकर बाजार से सामान लाओ फिर पकाओ। मैं तो नौकरानी हूं ना, पत्नी तो मानती ही नहीं मुझे। मिताली अपने पति कुणाल की मेहमान नवाजी से परेशान थी। कुणाल हर दूसरे दिन किसी को खाने पर बुला लेता, कभी कॉलेज के दोस्त तो कभी ऑफिस का दोस्त, कभी पड़ोसी तो कभी बॉस, वो भी मिताली को बिना बताए। ऐसे में वो बेचारी परेशान होती रहती। लो, आ भी गए इतनी जल्दी। मिताली, देखो कौन आया है। मेरे कॉलेज के दोस्त चेतन, मदन, कार्तिक और रोहित। आज आपने अचानक खाने पर बुलाकर इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है हमें। आपको सरप्राइज मिला और मुझे शौक। क्या कहा? कुछ नहीं, आइए बैठिए, खाना बस बनने ही वाला है। अरे अभी तक खाना बना नहीं? जी, घर में ना पनीर था, ना मटर, ना हलवे की गाजर, और आपने तो यही बनाने का ऑर्डर दे दिया था। बाजार गई, लेकर आई और उसमें देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाना, तब तक हम दोस्त जरा गप्पे लड़ाते हैं। बेचारी मिताली, इतने कम टाइम में उसने इतना सारा खाना बनाया, लेकिन कुणाल उसकी तारीफ करने के बजाय कमियां निकालने में भी पीछे नहीं हटता। आज दोस्तों से मिलकर मजा आ गया, लेकिन तुम्हारे मटर पनीर ने मजा खराब कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मटर कच्चे रह गए थे और पनीर ग्रेवी से अलग तैर रहा था। अरे कैसा खाना बनाया है तुमने? एक तो मैंने इतने कम टाइम में इतना खाना बनाया, मेरी तारीफ करना तो दूर, उल्टा मुझे सुना रहे हो। सुना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगली बार खाना ठीक से पकाना। पक तो मैं गई हूँ पूरी तरह। अगली बार तुम किसी को बुलाओ तो जरा जल्दी बता देना।
अरे जब प्लान ही अचानक बना तो पहले कैसे बताता? और समाज में रहना है तो लोगों से रिश्ते बना कर रखने पड़ते हैं। तुम जरा बाहर निकलो, दुनिया देखो तो समझ में आए ना। मिताली रात में अपने पति कुणाल से परेशान रहती तो सुबह अपनी नौकरानी कमला से। देखो मैम साहब, पैसे 2 लोगों के देते हो और बर्तन 6 लोगों के धुलवाते हो। या तो मेरे पैसे बढ़ाओ या फिर कोई नई बाई ढूंढ लो। अरे कमला, मेहमान आए थे। मैं 5 घरों का काम करती हूँ। इतने मेहमान सबके मिलकर भी नहीं आते जितने आपके अकेले के यहाँ आते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कमला, ये समझती ही नहीं है। इतने लोगों का खाना बना बना के मैं खुद थक गई हूँ। अरे तो साहब को मना कर दिया करो ना मेहमान बुलाने से। अरे उनके दोस्तों को घर बुलाने से कैसे मना करूँ? जैसे मैं कर रही हूँ। आज आखिरी बार इतने बर्तन धो रही हूँ, अगली बार खुद धो लेना। इस कमला की बात तो सही है। आज शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे और वहां इन्हें शांति से समझाऊंगी। मिताली कुणाल के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन कुणाल के घर आने से पहले ही उसका फोन मिताली के पास आ गया। हेलो, आप कहाँ रह गए? ऑफिस से निकले नहीं है क्या अब तक? यही बताने के लिए तो फोन किया है। ऑफिस से निकलने वाला था, तभी पता चला कि बॉस की वाइफ बाहर गई हुई है। अब वो कहाँ बाहर खाना खाने जाते हैं। तो मैंने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया है। प्रमोशन के लिए बॉस को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। तुम ना कुछ स्पेशल बनाना, ठीक है? सवाल कुणाल की जॉब का था तो मिताली मना भी नहीं कर पाई और बेमन से लग गई काम पर। अरे एक चपाती और लीजिए ना बॉस। और बॉस बॉस कितना खिलाओगे भाई? अभी तो शुरू हुआ है। मिताली, जरा गुलाब जामुन तो लाना। ये लीजिए। मिताली, खाना बहुत टेस्टी बना है। कहाँ सर, आज गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं हुए। इतनी जल्दी में बना लिया, वही बड़ी बात है कुणाल। थैंक यू सर, कम से कम आप तो समझे। जरा इन्हें भी समझाइए ना। अरे ठीक है, जाओ बॉस के लिए सब्जी लेकर आओ। कुणाल को मिताली का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। बॉस के जाते ही उसने मिताली को डांटना शुरू कर दिया। मिताली, क्या जरूरत थी बॉस के सामने मेरी बुराई करने की? शुरू तो आप ही ने किया ना। आपको क्या जरूरत थी मेरे गुलाब जामुन की बुराई करने की? अब गुलाब जामुन कड़क थे तो थे, गलत क्या कहा मैंने? तो मैंने क्या गलत कहा? आप कहाँ समझते हो? बस कभी भी उठा के बोल देते हो कि खाना बनाओ, मेहमान आ रहे हैं। ये होटल नहीं घर है और मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं बीवी हूँ। बीवी हो इसलिए तुम्हें समझना चाहिए, ये सब करना जरूरी होता है। लेकिन तुम कहाँ से समझोगी? कभी नौकरी की होती या बाहर निकली होती, लोगों में उठी बैठी होती तो समझ में आता ना। तुम्हें तो बस घर में रहना है, आराम करना है। हाँ, घर में रहना है, इसीलिए घर की चिंता है। तुमने कभी सोचा है रोज रोज ये महंगे पकवान बनाने में मेरी सारी बचत खत्म हो जाती है। और कभी मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ, वो तो होता नहीं तुमसे। हमारी बचत के साथ हमारी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो रही है। ओह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अगली सुबह मिताली ने सोच लिया था कि वो शाम की ट्रेन से मायके चली जाएगी। ये क्या मेम साहब, फिर इतने बर्तन? मैंने कहा था ना अब मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे तो मत करना, मुझे कुछ नहीं पड़ी। मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो मेम साहब? मैं तंग आ गई हूँ इनकी रोज रोज की मेहमान नवाजी से। हर तरह से समझा कर देख लिया, समझना तो दूर उल्टा मुझे सुनाते हैं कि मैं समझती नहीं हूँ, लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ। अब और नहीं सह सकती मैं। अरे मैम साहब, इतनी जल्दी हार मान गई? साहब को सबक सिखाने का तरीका मैं बताती हूँ। अच्छा, ये कैसे होगा? जैसी बीमारी वैसा इलाज। कान यहाँ लाइए। अरे कमला, ये आइडिया काम कर सकता है। मिताली ने कमला का प्लान आजमाने की ठान ली थी। अगले दिन अपनी आदत से मजबूर कुणाल ने फिर शाम को फोन लगाया। हेलो मिताली। अच्छा हुआ आपने कॉल किया, मैं आपको ही फोन लगाने वाली थी। दरअसल आज ना मैं कॉलोनी की मेरी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ डिनर के लिए। आप अपना खाना देख लीजिएगा। अरे लेकिन मैंने तो अपने ऑफिस के दोस्तों को डिनर पर बुला लिया था। हाँ,
हाँ, लेकिन मैं तो घर से निकल ही रही हूँ। तुमने अचानक कैसे प्लान बना लिया? आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे बाहर जाना चाहिए, समाज में उठना बैठना चाहिए, तो बना लिया प्लान। अच्छा रखती हूँ, हाँ, लेट हो रहा है। कुणाल को बुरा तो लगा, लेकिन मिताली को कुछ बोल नहीं पाया। आखिर कहा तो उसी ने था ना, सामाजिक बनने को। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी मिताली अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती, तो कभी डिनर के वक्त घर पर किटी पार्टी रख लेती। सुनिए, आज मेरी सहेलियों को घर पर बुलाया है, आप ना आते वक्त पनीर, भिंडी, मटर, काजू बर्फी, रबड़ी और जूस की बोतल भी ले आना। लेकिन आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। अरे लेकिन सबको बुला लिया है ना। अगर आप ये सब नहीं लाए तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। सब बातें बनाएंगे कि कुणाल और मिताली को मेहमान नवाजी आती ही नहीं। अरे ठीक है, लाता हूँ। कुणाल अपने ही खोद एक खड्डे में गिर गया था। अब वो अपनी बीवी की मेहमान नवाजी से परेशान होने लगा था। मैं सोच रहा था रविवार कुछ अलग करते हैं, हमेशा क्या दोस्तों के साथ घूमना। मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए मैंने अपने मामा मामी और उनके बच्चों को इनवाइट कर लिया है। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखना भी तो जरूरी है ना। ये सुनकर कुणाल ने अपना आपा खो दिया। अरे कमाल करती हो तुम, मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे बुला लिया? मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की मेहमान नवाजी से। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कभी महिला मंडल तो कभी सोसाइटी की किटी पार्टी, कभी तुम्हारी बचपन की सहेली और अब ये रिश्तेदार। तुम्हारा एक पति भी है, ये याद है तुमको? तुम्हें याद रहता था कि तुम्हारी एक पत्नी भी है, जब तुम रोज किसी न किसी को घर पर खाने पर ले आते थे या दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे? तुमने सोचा था मेरे बारे में कि मुझे कैसा लगता होगा? बस खाना ही बनाती रहूं मैं। जब खुद पर बीती तो कुणाल को मिताली की बातें समझ में आने लगी। वो चुप हो गया। मेहमान नवाजी हो या सामाजिक व्यवहार, अति हर चीज की बुरी होती है। हर चीज का संतुलन जरूरी होता है। मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए ही किया है। तुम सही कह रही हो मिताली, मैं गलत था। मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम इतना सब कैसे करोगी। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा मन क्या है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को खाने पर बुलाने से मना नहीं कर रही थी, लेकिन बुलाने से पहले मुझे बताओ और थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिताओ। आखिर कुणाल की समझ में आ गया कि समाज और परिवार में संतुलन होना जरूरी है। इसके बाद कुणाल और मिताली वक्त वक्त पर आपस में समय भी बिताते और मेहमानों को घर पर भी बुलाते। नौकरानी की शादी। बड़े घरों का हिसाब किताब तो आप लोगों को पता ही है। वो क्या है ना, एक नौकर लगता है काम पर और उसकी पूरी पीढ़ियां उसी परिवार में सेवा करती रह जाती है। इसी तरह रमन और लीला के बंगले में काम करती थी मीना। मीना की बेटी थी रानी। देखिए ना मैम साहब, रानी जिद करती रहती है, उसको अपना भी जन्मदिन मनाना है। बोल रही है रिंकी मैम साहब जैसे ही जन्मदिन मनाएगी वो। लीला को भी बच्ची पर प्यार आ जाता है। वो उसे हमेशा अपनी बेटी के कपड़े और खिलौने दिया करती थी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मीना, तू खाना बना लेना और रानी के दोस्तों को बुला लेना। मैं केक ऑर्डर कर दूंगी। नौकरानी मीना की बेटी रानी के सपने बढ़ते ही चले जाते हैं। उसका मन अब पढ़ाई लिखाई में कम लगता है। एक दिन रमन यानी कि लीला का पति कहता है, ये मीना की बेटी रानी को तुमने ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। छोटी थी तो चलता था, लेकिन बड़ी होकर तो लगता है जैसे यही घर की मालकिन है। हाँ, सही कह रहे हो। और हमारी रिंकी वैसी फैशन भी नहीं करती। और ये तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। और क्या, मीना की माँ यहाँ काम करती थी तो मीना को रखा। तुम्हें लगता है कि रानी घर का काम करेगी? तभी वहां मीना आ जाती है।
मैडम सर, वो मेरी बेटी बोल रही थी कि कल के लिए उसे कार चाहिए, और वो बिना ड्राइवर के साथ। नहीं मीना, कल हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैंने उसे पैसे दिए थे रिक्शा के, फिर कार क्यों चाहिए? हाँ मीना, तुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो नौकरानी है तो नौकरानी जैसे रहे। क्यों? अब माँ को उन लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, वो वहां से चली जाती है। बेटी रानी, वो मालिक को कहीं जाना है तो वो कार नहीं दे पाएंगे। तू एक काम कर, ये ले 100 रुपए, कल ना तू कैब करके चली जाना। वैसे तुझे जाना कहाँ है बिटिया रानी? माँ, मेरी सहेली की शादी है तो वहीं जाना है। पता है ना, वो लोग पहले इसी मोहल्ले में रहते थे, पास वाला बंगला उन्हीं का तो है। और बचपन से उन्हें पता भी नहीं कि ये घर हम लोगों का नहीं है और तू यहाँ नौकरानी है। उसने मुझे शादी में बुलाया है तो मैं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मेरी रानी बिटिया, जाना। वैसे भी तू कहाँ लगती है नौकरानी की बेटी, जा मेरे बच्चे। हर माँ की तरह मीना भी रानी को मानती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो जीवन ना जिए जो उसकी पुश्तों से चल रहा है, यानी कि नौकरानी का जीवन। खैर, अगले दिन कैब करके रानी शादी में जाती है, जहां उस पर वहां के एक अमीर खानदान के लड़के रोहन की नजर पड़ती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की है, काश मेरी शादी इससे हो जाती। रोहन रानी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम रोहन है। वो हीरा ज्वेलर का नाम सुना है ना? वही जो शहर के बड़े हीरा के व्यापारी हैं, वो मेरे पापा हैं। ओके, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी तय ना हुई हो या तुम किसी और को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी को रोहन की बात सुनकर लगता है कि जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई। वो खुश हो जाती है। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं ही क्यों? अरे कैसी बात कर रही हो, कितनी सुंदर हो तुम, जानती हो? और ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। रानी खुश हो जाती है। ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में जब रानी घर चली जाती है तो उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। क्या बात है रानी, तो बड़ी खुश लग रही है। शादी में तेरी शादी फिक्स हो गई का? माँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। माँ, ऐसे लड़के का शादी के लिए ऑफर आया है जिससे शादी करके हमारी आने वाली और जो चली गई वो सारी की सारी पुश्ते सोने चांदी नहीं बल्कि हीरे में खेलेंगी। माँ, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ अगर मेरी शादी रोहन से हो जाती है तो। रोहन? कौन है ये बेटा? पहले तो नाम नहीं सुना किसी रोहन का तेरे मुंह से। बस फिर क्या था, रानी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे रोहन नाम के लड़के ने उससे शादी करने को कहा है और उसने हाँ भी कर दिया है। हीरा व्यापारी, हीरा ज्वेलर? हे भगवान, उनकी तो दुकान में भी इतनी चमक है जितनी कि पूरे शहर में नहीं है। बेटे, मुझे नहीं लगता कि तेरी हकीकत जानने के बाद वो लोग तुझसे शादी करने को हाँ करेंगे। और बेटी, वैसे भी तू तो एक नौकरानी की बेटी है, ये कैसे भूल गई? रानी को माँ की बात ठीक लगती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है, मैं कल ही रोहन को सारी बात बता दूंगी। अगले रोज बंगले के बाहर एक लंबी सी कार में रोहन रानी को मिलने आता है। वो रानी को फोन करता है। रानी, मैं तेरे बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो रोहन, कल तुमने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और हाँ भी कर दिया, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी बाहर जाती है, कार में बैठती है और रोहन को सारी बात बता देती है। अच्छा रोहन, बाय, मुझे माफ कर देना। रानी कार से उतरने ही वाली होती है कि रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। रोहन चला जाता है और रानी घबराई सी घर के अंदर आती है और सारी बात माँ को बताती है। अरे बेटा, ठीक है ना, मैं मैडम जी से बात करती हूँ कि कम से कम कल उन लोगों के उठने बैठने का प्रबंध अपना ड्राइंग रूम में ही करा दे। ठीक है माँ, तुम जैसे सही समझो। अगले रोज लीला को रानी की माँ सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही, क्या बात कर रही है? हीरा ज्वेलर के मालिक हमारे बंगले में, वो भी रानी के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ मालकिन, विश्वास तो खुद हम लोगों को भी नहीं हो रहा, लेकिन देख लेते हैं। बाकी हर लड़की का भाग्य तो ऊपर वाला ही लिखता है ना।
शाम को रोहन अपने माता पिता के साथ आता है। साथ में ढेर सारे तोहफे और फल मिठाई लेकर आता है। आप लोगों का नाम तो पूरे शहर में बहुत है। पहली बार मिलने का मौका मिला, वो भी अपने घर में, कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, वो रोहन ने बहुत तारीफ की है रानी बिटिया की, तो हमें ऐसी ही बहू चाहिए। कहाँ है रानी? वो तो आ रही होगी। वो क्या है ना, उसकी माँ हम लोगों के घर की नौकरानी है। वैसे तो मीना के बाद हम लोगों ने उसी को नौकरानी बनाना था। मैं आप लोगों को अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, रिंकी से। अरे ओ रिंकी! लीला की बेटी रिंकी वहाँ आती है। ये है हमारी बेटी। अरे कहाँ आप जैसे बड़े लोग नौकरानी की बेटी से शादी करेंगे? पापा वो मैं तो। तभी वहाँ मीना रानी को लेकर आती है। माफ करिए, हमारी तो बहू रानी ही बनेगी। जिस लड़की के अंदर इतनी ईमानदारी हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो, और ये लो नए बंगले की चाबी। अब आप लोग वहीं रहेंगे। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है। बिटिया न राजा की होती है न रानी की, वो तो सिर्फ अपनी किस्मत लेकर आती है बहन जी। चलिए